हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल के 2019 से लेकर के अभी तक हुए एग्ज़ाम, चाहे वो टियर 1 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टियर 2 का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में आए हुए मैथ से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाती हूँ, जिसमें कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक और अलजेब्रा टॉपिक पे आए हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। और इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक पे आए हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। स्टार्ट में प्री में आए सभी क्वेश्चन से कर रही हूँ, जिसमें कि आपको ये टॉपिक वाइज, जैसे अभी सर्कल पे टॉपिक चल रही है, फिर ट्रायंगल पे चलेगी, फिर क्वाड्रिलेटरल पे चलेगी, फिर अन्य पॉलीगन्स पे चलेगी। तो यहाँ पे भी टॉपिक वाइज में कंसेप्ट क्लियर कराते हुए एक टाइप के क्वेश्चंस एक जगह लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि अगर कोई बिगनर भी हो तो सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर समझते हुए शॉर्ट फार्मूला आपके सामने ही क्रिएट करके दूंगी, और वो सारे शॉर्ट फार्मूले के साथ सबका सॉल्यूशन समझ सके। और आप जानते भी हैं कि रिसेंट में जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सभी पेपर्स में आए क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवा रही हूँ। तो प्री में आए क्वेश्चंस तो कंसेप्ट क्लियर कराते हुए शॉर्ट फार्मूले आपके सामने क्रिएट करके सॉल्यूशन दूँगी, और जैसे ही प्री में आए क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मेंस में आए सभी क्वेश्चंस जो इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को पेपर वाइज सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी वो सारे क्वेश्चंस पे। और इसी प्रकार मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में आए सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, और जैसे ही इसे कंप्लीट करवाऊंगी टॉपिक, जस्ट उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे चलेंगे। तो देखिए, इधर मैं सर्कल्स पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपको देती आ रही हूँ, जिसमें कि सर्कल पे ही बेस्ड जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ उसका मैं आज 9th पार्ट लेकर के आई हूँ। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि सर्कल्स के दो सर्कल्स के जो कॉमन टेंजेंट हैं उनकी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट क्लियर कराया गया है, हर टाइप के सर्कल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट किया गया है, और शॉर्ट और काफ़ी इजी मेथड है। आप सभी के लिए आज का जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन आने ही आने हैं, और काफ़ी डिटेल में मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर करवाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि दो सर्कल्स में एक सर्कल्स के अंदर दूसरा सर्कल कुछ इस प्रकार हो कि वो एक दूसरे को ना ही कहीं टच करें ना ही कहीं इंटरसेक्ट करें, तो ऐसे में इन दोनों सर्कल्स के बीच में कोई कॉमन टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। और यदि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल कुछ इस प्रकार हो कि वो एक दूसरे को इंटरनली एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, तो ऐसे में एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है जो कि इस टच पॉइंट से ही होकर गुजरेगा। आपको मैं बता दूं, जब भी दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दो सर्कल्स के बीच में एक से ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है तो वो टच पॉइंट नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करें तो ऐसे में एक कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, और यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसे में दो कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन आप अगर ये जो टच पॉइंट एम एन की लेंथ देखेंगे ना, और ये टच पॉइंट एक्स और वाई, ये जो टेंजेंट का ये टच पॉइंट है सर्कल पे, ये लेंथ देखेंगे तो ये दोनों ही लेंथ आपस में बराबर मिलेगी। मैं किस आधार पे कह रही हूँ कि ये दोनों आपस में इक्वल है? तो देखिए, इसे प्रूफ करना बिल्कुल सिंपल है। आप जान रहे हैं कि किसी भी सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट पर से अगर मैं उस पर टेंजेंट डालूँ तो ये दोनों ही टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, ऑलरेडी प्रूफ किया गया है इसे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर ये टेंजेंट्स को आगे बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे। मान लेते हैं ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, तो ऐसे में आप जान रहे हैं कि ये एम एन टेंजेंट को ही आगे बढ़ाया गया है और ये एक्स वाई टेंजेंट को ही आगे बढ़ाया गया है। तो ऐसे में ओ एन, ये जो लेंथ मिलेगी ओ वाई इसके इक्वल मिलेगी, और ओ एम की लेंथ इक्वल मिलेगी ओ एक्स के। तो ऐसे में एम एन इक्वल हो गया एक्स वाई के। सिंपल है, कोई है ही नहीं, लॉजिकली आप बता दिए कि ये इसके इक्वल होगा। क्लियर? अब बात आती है कि यहाँ पे मैंने टेंजेंट्स को इंटरसेक्ट करवाया, तो क्या हमेशा
जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसे में इनके टेंजेंट्स भी इंटरसेक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। होता है इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन ये कंडीशन ऐसी आती है कि दो टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल भी हों। जैसे यहाँ तो दो टेंजेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन होती है जहाँ पे दो टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हों। तो देखिए वो ये कंडीशन है कि यहाँ देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो सर्कल, और यहाँ पे दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के आपको पैरेलल दिख रहे हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये कैसे है? आप जान रहे होंगे कि सेंटर पर से जब भी हम टच पॉइंट पे लाइन सेगमेंट खींचते हैं तो परपेंडिकुलर होता है। इसी तरीके से सेंटर पर से मैं टच पॉइंट पे लाइन सेगमेंट खींचूंगी तो परपेंडिकुलर होगा। वैसे यहाँ के भी यही कंडीशन है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा। लेकिन आप ये जान रहे होंगे कि जब भी हम दो पैरेलल लाइंस लें तो ऐसे में ऑलवेज इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है और परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये सेंटर पर से मैं यहाँ ले गई, सेंटर पर से यहाँ ले गई और ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर पर से ही होके गई है। इसका मतलब ये क्या है? ये सर्कल का डायमीटर है। उसी प्रकार ये भी सर्कल में आप देख रहे हैं कि यहाँ सेंटर पर से ये ही गया होगा, क्योंकि ये जो लेंथ आपको दिख रही है ये परपेंडिकुलर यहाँ पे दिख रही है और ये सेंटर पर से ही फिर पॉसिबल है कि गया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डायमीटर्स आपस में इक्वल हैं, और डायमीटर्स आपस में इक्वल तब होंगे जब दोनों सर्कल्स इक्वल होंगे। तो दो इक्वल सर्कल की कंडीशन में यहाँ जो दो टेंजेंट्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे पैरेलल। और साथ में आप जब जान रहे हैं कि यहाँ पे ये जब परपेंडिकुलर्स ये सब हैं, तो ये परपेंडिकुलर्स जब हैं तो यहाँ पे ये या तो स्क्वायर फॉर्म करेगा या तो रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। मान लेते हैं रेक्टेंगल ही बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। तो आप ऐसे इस कंडीशन में भी जान गए कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों तो इनके जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे, जैसे ये MN लेंथ लिया जाए तो MN इक्वल होगा XY के। दैट्स इट। सब समझ में आ गया होगा आपको। देखिए मैं ऐसे ही सब कुछ नहीं बता रही हूँ, ये एक्चुअल में हर एक पॉइंट आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है। काफ़ी बारीक तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चल रही हूँ। ये सभी पॉइंट्स जितने हैं ना, ये सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इस वजह से आप हर एक चीज़ ध्यान से सुनिए, समझिए। कहीं डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब देखिए मैं आती हूँ ये 4th पॉइंट पे। जब सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो ऐसे में जो दोनों सर्कल्स का टच पॉइंट है, जो ये टच पॉइंट मिला है, यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट मिलता है और साथ में ये आपको कॉमन टेंजेंट के रूप में मिलता है। मीन्स ओवरऑल जब भी दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो आपको 3 कॉमन टेंजेंट मिलते हैं। ऐसा तो मैंने पिछले वीडियो में ही एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए ये जो MN की लेंथ है ये इक्वल होगी XY के। कैसे इक्वल होगी इसकी प्रूविंग आप इसी की तरीके से कर सकते हैं। आप दोनों ही टेंजेंट्स को इंटरसेक्ट करवा लीजिए, और इंटरसेक्ट जब ये करेंगे वहाँ से ही आप देख करके बता सकते हैं कि ये MN की लेंथ XY के इक्वल होगी। लेकिन ये जो तीसरा ये जो टेंजेंट गया है, ये जो देख रहे हैं, ये तीसरा टेंजेंट जो कि दोनों सर्कल्स का टच पॉइंट से होते हुए बाकी की ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं इनको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो लेंथ आपको मिली है ये लेंथ MN के और XY के इक्वल ही होगी। मतलब ये तीनों ही टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसे में ये इसकी प्रूविंग कैसे किया जाए कि ये लेंथ MN और XY के इक्वल है? तो इसकी प्रूविंग भी बहुत सिंपल है। आप सभी जानते हैं सर्कल्स के बाहर किसी एक पॉइंट पर से अगर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करती हूँ तो ये दोनों ही टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो उसी प्रकार जब मैं ये सर्कल को कंसीडर कर रही हूँ तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट से ये टेंजेंट है, ये पॉइंट से ये टेंजेंट है, तो ये लेंथ इसके इक्वल हो गई। उसी प्रकार अगर मैं ये सर्कल ले रही हूँ तो यहाँ पे
इस पॉइंट से ये टेंजेंट है, इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट है, तो ये लेंथ इसके इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ही लेंथ, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं पी, एम पी इक्वल हो गया पी एन के और ये पी टी के। तो ये सभी आपस में इक्वल आपको इस प्रकार मिल गए हैं। अगर मैं ये एक्स लेंथ ले लूँ तो ये एक्स लेंथ होगी और ये भी लेंथ एक्स होगी, और इसी प्रकार आपको ये भी सब आपस में इक्वल मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये एम एन की लेंथ इक्वल है एक्स वाई के, और ये अगर पी और क्यू लिया जाए तो पी क्यू के भी। तो तीनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में बराबर हो गई। आपको एक चीज़ और दिमाग में आ रही होगी, वो ये कि जब ये लेंथ इसके इक्वल है और इसके इक्वल है, और ये एम एन अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन भी है, जान रहे ना, ये टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे में आप अगर यहाँ से एन एम और टी लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करें तो आपको यहाँ पे ये जो ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है, ये ट्रायंगल जो मिलेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। वो इस वजह से कि आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल में अगर मैं डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर पर से होके जाती है, जिसमें कि ये लेंथ ये रेडियस है, तो ये लेंथ ये भी रेडियस होगी। और आपको कोई भी यहाँ पे रेडियस ले लिया जाए तो इस मतलब सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर से अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो ऐसे में ये जो आपको ट्रायंगल मिलता है, ये कंप्लीट ट्रायंगल जो मिलता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री है तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिलेगा सरकमफ्रेंस में। तो ऐसे में आपको क्या क्लियरिटी मिलती है कि ये स्ट्रेट लाइन डायमीटर के रूप में है, ये लेंथ इसके इक्वल है जो कि रेडियस है, और ये इसके इक्वल है, और इस प्रकार ये जो ट्रायंगल बना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसी तरीके से ये एम एन और टी को लेते हुए जो ट्रायंगल बनेगा ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये भी आपको मिलेगा जो ये यहाँ से ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, यहाँ से ये रेडियस हो गया जो कि ये डायमीटर का काम करेगा, और ये भी रेडियस हो गया, और यहाँ से ये सर्कल जो ड्रॉ होगा, और इस सर्कल के यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैं इस पॉइंट को भी साथ में एक्सप्लेन करती हुई चली हूँ, और मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा है सारा पॉइंट। आपको मैं फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन की हुई थी कि सर्कल के डायमीटर जो कि सर्कल के सेंटर पर से अगर ये 180 डिग्री ये जो बना रहा है, तो सरकमफ्रेंस में अगर ट्रायंगल बनेगा तो ये 90 डिग्री का बनेगा। तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, और आपको ये चीज़ समझ में आ भी गई होगी कि जब भी सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो इस प्रकार ये जो टच पॉइंट है और ये जो कॉमन टेंजेंट का ये जो टच पॉइंट है, ये सभी को अगर मिला दिया जाए तो ये इस प्रकार जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये यहाँ पे भी इसी तरीके से ये जो एक्स है ये वाई है, इसको मैं टच पॉइंट ये टी से मिला दूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है? तो इस पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप एक्सप्लेन कर देंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, और आगे भी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन बने। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी इसके बेस्ड, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और आपके जब अपकमिंग एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन बने तो आप फट से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट भी सब क्लियर है। अब एक और चीज़ आपको बतानी है, वो ये कि ये जब दोनों सर्कल्स का आप सेंटर देख रहे हैं ना, ये जो सेंटर्स को जब हम ऐसे मिलाते हैं तो ये सर्कल का ये जो टच पॉइंट दिख रहे हैं, इस टच पॉइंट से होते हुए जाता है, ये एकदम फिक्स है। ये जब भी दो सेंटर्स एक दूसरे को मिलाए जाएंगे तो हमेशा ये टच पॉइंट से होते हुए ही जाएगा। अब बात आती है कि क्या रीज़न है, कैसे क्यों जाता है, मतलब प्रूविंग क्या है इसकी कि ये टच पॉइंट से होके ही जा रहा है। तो बहुत सिंपल प्रूविंग है। आप सभी जान रहे हैं कि दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच किए हैं
तो ऐसे में ये कॉमन टेंजेंट बनेगा ही बनेगा। अगर मैं इस सर्कल का सेंटर लूँगी और इस टच पॉइंट पे लाइन सेगमेंट खींचूँगी तो ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा। ऑलरेडी सब एक्सप्लेन्ड है कि किसी भी सर्कल में पॉइंट पर से अगर मैं टेंजेंट लेती हूँ तो ये टेंजेंट का टच पॉइंट से इस सेंटर पर लाइन सेगमेंट खींचूँगी तो ये परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के। तो उसी प्रकार ये जो सेंटर पर से लाइन सेगमेंट इस टच पॉइंट पे खींचा गया इस टेंजेंट पे तो ये परपेंडिकुलर हुआ। अब ये जो टेंजेंट है ये क्योंकि कॉमन टेंजेंट है तो वो इस सर्कल के लिए भी काम कर रहा है। तो इस सेंटर से मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट खींचूँ तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि एक ये लाइन ये जो ये टेंजेंट गया हुआ है यहाँ पे ये सेंटर पर से ये 90 डिग्री है और इसी पॉइंट पर से सेंटर पर से मैं यहाँ लेके आई ये भी 90 डिग्री है। ओवरऑल ये क्या हो गया? ये 180 डिग्री हो गया ना ये पूरा। तो जब ये पूरा 180 डिग्री है तो आपको पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट पे एक तरफ बनने वाला जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है कि सेंटर पर से मैं ये टच पॉइंट को लेते हुए जब एक लाइन सेगमेंट खींच रही हूँ तो ये दूसरे सेंटर पर से जा रही है। मीन्स ये लेंथ आपको जो मिल रही है वो दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी है और ये दोनों ही सर्कल्स के टच पॉइंट से होते हुए गई है। किसी को कोई डाउट नहीं है? सारे पॉइंट सब क्लियर समझ में आ रहे हैं? तो बस इतने ही पॉइंट थे बताने के लिए। बाकी तो आप सब जान ही रहे हैं ना कि जब दो अनइक्वल सर्कल्स होते हैं तो इनके टेंजेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मीन्स पैरेलल नहीं होते हैं ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के। और जबकि एक दूसरे के जब इक्वल होते हैं दोनों सर्कल्स तो ऐसे कंडीशन में टेंजेंट्स आपको पैरेलल मिलते हैं और ये लेंथ इसके इक्वल मिलती ही है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप सबको सब समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, साथ में हम ये कह सकते हैं कि जब दो सर्कल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, जब दो सर्कल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं तो ऐसे में इन दोनों के जो सेंटर्स की ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में ये डिस्टेंस जो होगी इनकी कॉमन जो टेंजेंट है उसके डिस्टेंस के इक्वल होगी। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे के इक्वल हो तब। सिंपल है, आप सभी को ये सब पॉइंट क्लियर समझ में आ चुका है। इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आप सब लोग ईजिली सारे पॉइंट्स पे बेस्ड इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। और अब मैं फोर्थ पॉइंट पे आती हूँ, मतलब ये लास्ट पॉइंट पे आती हूँ। जब दो सर्कल्स एक दूसरे से दूरी पे बने हों, जैसा कि यहाँ पे एक दूसरे से दूरी पे बने हैं और इनके कॉमन टेंजेंट लिया जाए तो आप सब जान रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो ये दोनों मिलेगा और ये दोनों ही टेंजेंट आपस में इक्वल होगा और इससे प्रूफ कराना वही सिस्टम है। आगे बढ़ाओ और इंटरसेक्ट करवाओ, आपको मिल जाएगा ये लेंथ इसके इक्वल, कुछ है नहीं। बात आती है कि ये जो इसके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये जो हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अब ये आपस में इक्वल होते हैं तो इसकी प्रूविंग कैसे किया जाए? तो देखिए, आपको करना क्या है कि ये क्या करें, सेंटर ले लें और ये दोनों सेंटर्स को आपस में मिलाया जाए। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो सेंटर्स आपस में मिलाएंगे ना तो ये भी क्या होगा ना, ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसी के इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पता होनी चाहिए। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि इसी से होते हुए जाता है। तो देखिए, इसको प्रूफ करना भी सिंपल है। आप जान रहे हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है तो ये जो टेंजेंट है तो टच पॉइंट होगी ही, मतलब सर्कल पे कहीं ना कहीं टच करेंगे ही तो ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा, क्योंकि सेंटर पर से मैं टच पॉइंट पे लाइन सेगमेंट खींचूंगी तो ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। और इसी प्रकार आपको यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, आप जान रहे हैं कि ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल की, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर है, यहाँ भी डाउट नहीं है। और इस प्रकार आपको ये दोनों ट्रायंगल्स जो मिलेंगे ये सिमिलर ट्रायंगल्स मिलेंगे। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो दूसरा कॉमन टेंजेंट है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसको भी मैं इस तरीके से मिला दूँ तो इस प्रकार भी
ये जो ट्रायंगल्स मिलेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे और आप जान रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों ही कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो दोनों ही कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये तो आपको यहाँ पे इसके इक्वल मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं सेंटर्स पर से यहाँ पे लाइन सेगमेंट खींची थी वो एक्चुअल में क्या है, वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए ही गया है, क्योंकि ये एंगल आपको इसके इक्वल मिला है, तो ये एंगल आपको इसके इक्वल मिला है और ये एंगल आपको इसके इक्वल मिला है। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब दोनों सेंटर्स के बीच का लाइन सेगमेंट इन दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए जाए। सिंपल है, मैं समझ रही हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है। एक्चुअल में क्या है कि एक ही चार्ट में सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सभी फिगर मतलब दे दिया एक साथ। तो क्या है कि फिगर छोटे छोटे हो गए हैं तो थोड़ा सा ओवर राइटिंग जैसी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन जब आप अपना थोड़ा सा ध्यान और अच्छे से लगाएंगे, और क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी सबकी डिटेल एक्सप्लेन की हुई है, मतलब छोटे छोटे जो बारीक पॉइंट्स है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और यहाँ भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियरिटी के साथ हर एक चीज़ दिखे। लेकिन अगर आपको देखने में या समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने समरी के रूप में आपको समझाने की कोशिश किया है और कहीं से कोई पॉइंट ना छूटे इसकी वजह से मैं हर एक चीज़ भी आपको एक्सप्लेन की हूँ। तो हो सकता है कि छोटे फिगर की वजह से आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आए, बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आएगी। हाँ, बट अगर डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी आपको। तो देखिए, आपको मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स क्लियर तो समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इनके ये लेंथ आपस में इक्वल होते हैं। आपको ये भी समझ में आ गया है कि सेंटर्स पर से ये जो ये दोनों सेंटर्स को मिलाया जा रहा है तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए जा रहा है। आपको ये भी पता चल चुका है कि ये सभी लेंथ यहाँ पे सब आपस में इक्वल है और यहाँ पे भी दोनों को सेंटर्स को आपस में मिलाया जा रहा है, तो ये टच पॉइंट से होते हुए जा रहा है। देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं बट बहुत ध्यान रखने वाले पॉइंट है, क्योंकि जब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किए जाएंगे ना तो यही सारी चीज़ें काम आएंगी उसके क्वेश्चन को करेक्ट वे में सॉल्व करने के। अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न और क्वेश्चन का सॉल्यूशन में कहीं कुछ गलती हो ना, वो फिर वहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे भी आप इंटरसेक्शन पॉइंट वाला भी समझ पा रहे हैं कि ये लेंथ इसके इक्वल बन रहा है और आपको इसमें कुछ खास चीज़ है नहीं। हाँ, वैसे ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इस पॉइंट पे बेस्ड और भी कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसको अलग से भी एक्सप्लेन करूँगी और इस पर बेस्ड और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। वो नेक्स्ट वीडियो पे होगा इस पे बेस्ड काम। बट हाँ, ये है कि जो मुझे टेंजेंट्स की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला जो देना है, वैल्यू जो फाइंड आउट करना है, तो वो बेसिक काम मैं अभी कर लेती हूँ। बाकी इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन अभी और बनेंगे, तो इसके लिए मैं अलग से इसके लिए भी वीडियो बनाऊँगी। जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो इस प्रकार ये जो तीन टेंजेंट्स मिले हैं इनके टच पॉइंट्स को आपस में मिलाया जाता है, तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये जो दोनों ट्रायंगल्स मिले हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल्स के रूप में हैं। और जब दो सर्कल्स एक दूसरे के इक्वल हों, भले ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हों या वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें या वो एक दूसरे से डिस्टेंस में हों, ये सभी कंडीशन में ये जो टेंजेंट्स होंगे कॉमन टेंजेंट्स, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इस प्रकार यहाँ का ये कॉमन टेंजेंट ये एक दूसरे के पैरेलल होगा और यहाँ पे ये जो टेंजेंट मिलेगा ये परपेंडिकुलर मिलेगा। और इस प्रकार यहाँ पे भी जब दूरी पे रहते हैं दो सर्कल्स, तब अगर इक्वल होते हैं तो ये भी दोनों जो कॉमन टेंजेंट है ये इक्वल होगी ये डिस्टेंस और साथ में एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। एक और बात है कि ये जो टच पॉइंट आप देख रहे हैं ना टेंजेंट्स का, ये इनको जब आपस में मिलाया जाएगा तो ये एक्चुअल में
सेंटर से ही होके जाएंगे, मीन्स ये सर्कल के डायमीटर होते हैं। मीन्स ये टच पॉइंट से यहाँ के टच पॉइंट को मिलाया जाए तो आपको इस प्रकार यहाँ पे ये डायमीटर के रूप में मिलेगा, जिस प्रकार यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं। और ये एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्वाड्रिलेटरल आपके लिए रेक्टेंगल का काम करेगा। ठीक, तो मैं समझती हूँ कि आप सबको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आ गया है, किसी को किसी पॉइंट पे डाउट नहीं है। अब मैं टेंजेंट्स की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले की ओर आती हूँ। मीन्स फॉर्मूला पहले प्रूफ करवाऊँगी जो बहुत ही सिंपल है, फिर उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन पे आऊँगी जो कि बहुत अब ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको हर एक बारीक पॉइंट इसकी पता चल चुकी है। तब स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन। देखिए, आपको दो सर्कल्स के बीच डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आप ये तो जानते हैं कि इनके ये जो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिल रहे हैं ये दोनों ही आपस में इक्वल मिल रहे हैं, बट एग्जैक्ट इसकी लेंथ क्या होगी, जबकि आपको ये दो सर्कल्स का रेडियस दे के रखा है और इन दो सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी दे के रखा है। तो जब भी आपको दो सर्कल्स का रेडियस और उनके सेंटर्स के बीच की दूरी दे के रखा हो, तो ऐसे में आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करिए, ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो कि एम पॉइंट पे बड़े सर्कल पे टच कर रहा है और एन पॉइंट पे छोटे सर्कल पे टच कर रहा है, सेंटर पॉइंट से बड़े सर्कल के सेंटर पॉइंट से यहाँ टच पॉइंट पे लाइन सेगमेंट खींच लीजिए, जो कि बड़े सर्कल का ये जो लेंथ मिलेगी बड़े सर्कल के रेडियस के रूप में मिलेगी, नाम दे देते हैं R1। और इसी तरीके से छोटे सर्कल के सेंटर पर से अगर मैं छोटे सर्कल पे यहाँ पे जो एन पॉइंट पे टेंजेंट का टच पॉइंट मिल रहा है इसमें एक लाइन सेगमेंट खींच दूँ तो ये छोटे सर्कल का रेडियस के रूप में ये लेंथ मिलेगी, नाम दे देते हैं इसे R2। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर समझ में आ रही होगी कि ये जो मैंने लाइन सेगमेंट सेंटर पर से इस टच पॉइंट पे खींचा है, तो ये जो लाइन सेगमेंट ये जो रेडियस है सर्कल पे, ये इस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप सभी जानते हैं कि सर्कल पे अगर कोई टेंजेंट बने तो जिस पॉइंट पे वो सर्कल पे टच करता है उस पॉइंट पे अगर मैं सर्कल के सेंटर पर से लाइन सेगमेंट खींचती हूँ तो ऐसे में ये लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल का रेडियस ही होता है वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनता है। तो ऐसे में ये परपेंडिकुलर होगा और यहाँ भी ये परपेंडिकुलर होगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है और यहाँ ये 90 डिग्री है, तो ऐसे में आपको ये दोनों सर्कल्स के जो रेडियस मिले हैं ये दोनों ही रेडियस एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कोई दो लाइन एक दूसरे के तब पैरेलल होती है जब उसे कट करने वाली लाइन का यहाँ पे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री मिले, मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री हो। यहाँ पे तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हुआ ही। इसका मतलब ये रेडियस R1 पैरेलल होगा इस रेडियस R2 के। क्लियर है? क्योंकि रेडियस R2 छोटा होगा क्योंकि छोटे सर्कल का रेडियस है, तो इस सर्कल के सेंटर पर से मैं बड़े सर्कल पे परपेंडिकुलर डालूँगी तो ये R1 पे ही पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि ये तो 90 डिग्री है ही, साथ में यहाँ पॉइंट से यहाँ भी परपेंडिकुलर पड़ गया। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको मिल रहा है, क्वाड्रिलेटरल P O डैश N और M, ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है क्योंकि यहाँ पे सभी एंगल्स आपको 90 डिग्री मिल जा रहे हैं। जब ये सभी तीनों एंगल्स 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिक ये एंगल 90 डिग्री होगा ही। अब ये रेक्टेंगल का रूल फॉलो कर रहा है, तो आपको रेक्टेंगल के रूल में पता होगा कि ये तो इसके पैरेलल होगा ही, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के पैरेलल होने के साथ मीन्स O डैश P की जो लेंथ है
ये एम एन के पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होगा। तो ऐसे में आपको एम एन की जो लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि इस एक्स वाई की इक्वल ही होगी, वो साथ में ये ओ डैश पी के भी इक्वल होगी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में ये ओ डैश पी ये लेंथ फाइंड आउट कर लूँ तो ये लेंथ इक्वल होगी एम एन के, कोई डाउट नहीं है। और ये लेंथ फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर डाला है। तो इस प्रकार ये ट्रायंगल मुझे राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में मिला है। मीन्स ये ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में मिला है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका हाइपोटेनस होगा, और हाइपोटेनस का काम क्या कर रहा है, सेंटर्स के बीच की दूरी कर रहा है। ठीक, तो सेंटर्स के बीच की दूरी ओ डैश है, और ये जो एक परपेंडिकुलर साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल की, ये क्या है, ये पूरे ये R1 रेडियस में से मैं R2 रेडियस को माइनस कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो साइड इसके इक्वल होगा रेक्टेंगल होने की वजह से। तो ये लेंथ M और P की जो लेंथ है वो R2 के इक्वल होगी, मीन्स इस छोटे वाले रेडियस के इक्वल होगी। तो ऐसे में ये जो आपको लेंथ मिलेगी PO, ये लेंथ होगी R1 माइनस R2, कोई डाउट नहीं है। ये लेंथ आपको R1 माइनस R2 मिली, ये ओ डैश सेंटर्स के बीच की दूरी मिली, और आपको ये लेंथ फाइंड आउट करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। आपको एम एन स्क्वायर मतलब ओ डैश पी स्क्वायर मिलेगा ओ डैश स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर के। मतलब ये लेंथ के स्क्वायर में से मैं इस लेंथ के स्क्वायर को माइनस कर दूंगी, मुझे ओ डैश पी स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये लेंथ निकालने के लिए आप डायरेक्ट या तो रूट करके करिए, या तो आप सीधे सीधे कहिए कि ये जो ओ डैश पी स्क्वायर ये जो लेंथ मिलेगी वो इक्वल होगी ओ डैश की लेंथ, इसके स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर जो कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जब वैल्यू दिया होगा ना तो फट से आप वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में सारे फिगर रहेंगे, आपको सब कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में कितनी देर लगती है, तो बस वही अप्लाई करना है। अब देखिए ये फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको दिया है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में आपको हर टाइप के सर्कल पे एप्लीकेबल मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे जब आपको दो सर्कल्स एक दूसरे की दूरी पे थे तब भी आपको इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा था, और राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे ये जो लेंथ अगर आप निकालेंगे, ये लेंथ ओ डैश पी निकालेंगे, वो एम एन के इक्वल मिल जाएगी, और यही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। और ऐसे में आप क्या करेंगे, आप सीधे सेंटर्स के बीच की दूरी ओ डैश का स्क्वायर में माइनस कर देंगे इन दोनों रेडियस का डिफरेंस, उसके स्क्वायर को। ठीक है, तो आपको इसका स्क्वायर मिल जाएगा, तो वही इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसी प्रकार आप इजीली अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और यही अगर दो सर्कल्स एक दूसरे से सटे हुए हों, मतलब यहाँ पे जिस प्रकार अगर ये सर्कल्स एक दूसरे से सटे हों जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, तो भी एम एन की लेंथ निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसके लिए शॉर्ट फार्मूला होता है कि ये जो एम एन का ये लेंथ है ना, ये एम एन स्क्वायर इक्वल होगा 4R1 इंटू R2। ये जो दोनों सर्कल का जो रेडियस है ना, इन दोनों रेडियस को मल्टीप्लाई करिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो वैल्यू होगी वो इसके कॉमन टेंजेंट के स्क्वायर के इक्वल होगी। चलिए, ये तो इसका शॉर्ट फार्मूला है ही, बट आप फार्मूले से निकालना चाहें तो एक ही बेसिक फार्मूले से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो इस वजह से कि यहाँ पे भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे ही डालेंगे, और इस प्रकार आपको ये रेक्टेंगल मिलेगा ही मिलेगा, और आपको इस प्रकार यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जो मिलेगा जिसमें कि ओ डैश ये जो लेंथ होगी
ये सेंटर्स के बीच की दूरी, और ये यहाँ पे R1 माइनस R2 ये लेंथ होगी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही, तो आप इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं ये ओ डैश पी की लेंथ को इसी फॉर्मूले से। अब बात आती है कि यहाँ पे जो ओ डैश, ये जो ओ डैश है, मान लीजिए ऐसा कर दे क्वेश्चन में कि आपको दो सर्कल्स कह दे कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और आपसे को बस इन दोनों सर्कल्स का रेडियस दे दे, मीन्स दो सेंटर्स के बीच की दूरी दे ही ना, तब ऐसे में कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो तो दो सेंटर्स के बीच की दूरी के आधार पे बना है, तो ऐसे में कैसे वैल्यू निकलेगी? तो देखिए, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जब भी दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो इनके सेंटर्स के जो मैं लाइन सेगमेंट लूँगी, दो सेंटर्स की दूरी को ऐसे बनाऊँगी, मतलब ऐसे मैं सेंटर्स को मिलाऊँगी, तो ये जो दो सर्कल्स का टच पॉइंट है ना, इससे होते हुए जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? R1 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? R2 होगी। तो इस प्रकार आपको सेंटर्स के बीच की दूरी क्या मिल जाएगी? मिल जाएगी R1 प्लस R2। क्लियर है? ये तब होगा जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ऐसे में सेंटर्स के बीच की दूरी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों रेडियस का सम ही इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी है। कंडीशन समझ में आ रही है? क्योंकि ये एक दूसरे के जो सेंटर्स का जो ये गया है लाइन सेगमेंट, ये इन दोनों सर्कल्स के टच पॉइंट से होते हुए गया है, इस वजह से ये लेंथ यहाँ R1 है और ये लेंथ यहाँ R2 है, दोनों का एडिशन आपको सेंटर्स के बीच की दूरी मिली। अब यहाँ पे मैं इस हाइपोटेनस स्क्वायर में से माइनस कर लूँगी ये परपेंडिकुलर लेंथ जो कि R1 माइनस R2 होगी, तो यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा R1 माइनस R2 और इसका होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा? ये होगा ओ डैश पी के होल स्क्वायर, मतलब MN के होल स्क्वायर के। और आप जान रहे हैं कि इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? इसकी वैल्यू मिल जाएगी 4R1 इंटू R2, क्योंकि ये हो गया ना R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2, और यहाँ पे भी आपको ये क्योंकि माइनस साइन के साथ है तो आपको माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2, और ऐसे में सब R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर कट जाएगा और आपको फाइनल 4R1 इंटू R2 के रूप में ये लेंथ मिलेगी। तो MN स्क्वायर ये जो लेंथ होगी इक्वल होगा 4R1 इंटू R2 के। ये प्रूविंग आपसे पूछता है एग्ज़ाम में, समझ रहे हैं? आपसे कंडीशन कहेगा कि किस कंडीशन में दो सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट की लेंथ ये इसका स्क्वायर इक्वल होगा 4R1 इंटू R2। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंडीशन बनती है ये जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तभी बनती है, अदरवाइज़ नहीं। तो बस यही है, इस पे बेस्ड एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स भी बताते हुए चल रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए तो कोई भी आपको ये ना लगे कि आपको आ नहीं रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और जब एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर होता है, तो टफ़ से टफ़ क्वेश्चन भी बनेगा तो आप ईज़िली सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस रखिएगा और कंसेप्ट क्लियर रखिएगा अपना। अब देखिए, अब जब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ऐसे में भी आपको कॉमन टेंजेंट ये जो है इसकी लेंथ ईज़िली आप फाइंड आउट कर लेंगे। यही फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। यहाँ सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आपको दे के रखेगा और आपको यहाँ पे ये दोनों के रेडियस का सब्सट्रैक्शन ले लीजिएगा, और सब्सट्रैक्शन लेने के बाद ये जो सब्सट्रैक्शन आपको ये मिलेगी ये लेंथ, और यहाँ पे ओ डैश की ये लेंथ। तो ओ डैश इससे स्क्वायर से, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस से माइनस कर लीजिएगा ये परपेंडिकुलर साइड, ये R1 माइनस R2 को के होल स्क्वायर को, और यही जो वैल्यू होगी ये MN के स्क्वायर की वैल्यू होगी, मीन्स इसका रूट कर लीजिए तो आपको MN की लेंथ पता चल जाएगी, और यही लेंथ XY की भी लेंथ होगी, तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं। तो यही सिंपल है, कंसेप्ट सब क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं आती हूँ, जब दो जैसे सर्कल्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो यहाँ तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिलता है,
और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी तो आता है, तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए उसके फॉर्मूले। ठीक है, तो अब उस पॉइंट पे चलते। देखिए, जब दो सर्कल्स एक दूसरे से दूरी पे बने होते हैं तो ऐसे में दो आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिलता है और दो आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मिलता है। दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होती है और उसी प्रकार ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ भी आपस में बराबर होती है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आप निकालना अभी जान चुके हैं, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करिए, छोटे वाले सर्कल के सेंटर पर से बड़े वाले सर्कल के रेडियस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो इस प्रकार आपको यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा और आपको ये जो बची हुई लेंथ मिलेगी वो होगी दोनों सर्कल्स के रेडियस का डिफरेंस, जो कि r1 माइनस r2 होगा। दोनों सर्कल्स के रेडियस का डिफरेंस, जो कि बड़े सर्कल के रेडियस में से छोटे सर्कल के रेडियस को मैं माइनस कर दूंगी, ये लेंथ मिल जाएगा। और आपको यहाँ परपेंडिकुलर, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये राइट एंगल के रूप में मिलता ही है। मीन्स ये ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में मिल जाता है। ये ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में मिल जाता है, जिसमें कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है ये mn के इक्वल है, तो जिसकी लेंथ मुझे निकालनी है। o डैश ये सेंटर्स के बीच की दूरी, जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के रूप में है, ये ऑलरेडी दिया होता है और आप डिफरेंस ईजिली निकाल ही सकते हैं, जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक परपेंडिकुलर साइड है। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एक परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर इक्वल होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस दूसरे परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर। तो बस वही फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। मुझे इसका स्क्वायर निकालना है तो वो इक्वल होगा इसके स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर के। बस यही फॉर्मूला है जो कि अभी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। और अब आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसकी लेंथ अगर निकालनी हो तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर्स को तो मिलाएंगे, क्योंकि सेंटर्स के बीच की दूरी आपको दिया होता है। दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को तो मिला दिया जाएगा, तो आपको ओ डैश मिल जाएगा सेंटर्स के बीच की दूरी। आपको करना क्या है कि आप जानते हैं कि ये जो सर्कल का सेंटर है और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का ये टच पॉइंट, ये M, यहाँ पे अगर मैं लाइन सेगमेंट खींचूंगी तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ से यहाँ की तक की लेंथ को अगर मैंने r1 माना है तो ये लेंथ r1 होगी। तो ये लेंथ हो गई r1 और यहाँ पे ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर भी हो गया। तो इसी को और आगे बढ़ाते चलें, ठीक है, और इतना आगे बढ़ाएं कि ये दूसरे सर्कल का रेडियस है उतना आगे बढ़ जाए। अब ये पॉइंट आपको जो मिला है, इस पॉइंट से अगर मैं इस सर्कल का सेंटर को मिला दूँ तो इस प्रकार आपको यहाँ पे ये भी राइट एंगल ही मिलेगा। वो इस वजह से कि राइट एंगल है, ठीक, जब परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट है ना ट्रांसवर्स ये कॉमन टेंजेंट, तो ये तो सर्कल के सेंटर के रेडियस, सर्कल के सेंटर पर से अगर मैं लाइन सेगमेंट खींची हूँ तो ये परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा। तो यही को आगे तो बढ़ाते गई हूँ और ये लेंथ मैंने r2 की जब लेंथ यहाँ पे ले ली है तो ऐसे में ये जो पॉइंट से यहाँ पे जब मिलाऊंगी तो ये इक्वल होगा इसके, ये r2 इक्वल होगा इस r2 के। तो ये यहाँ पे आपको इस प्रकार जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो मिलेगा रेक्टेंगल के रूप में। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का ये mn फाइंड आउट करना है लेंथ, इस mn लेंथ के बजाय मैं इस लेंथ को भी फाइंड आउट कर लूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, यही मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू बन जाएगी। मीन्स अब मेरा टारगेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड आउट करना है और मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो दोनों सर्कल्स के रेडियस का एडिशन है। यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक की दूरी ये इस सर्कल का रेडियस और यहाँ से आगे मैंने इस सर्कल का रेडियस लिया ही हुआ है। तो ऐसे में मुझे ये लेंथ मिली है r1 प्लस r2 के रूप में और यहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर है ही, क्लियर ही है, जब रेक्टेंगल यहाँ फॉर्म हुआ था तो ये राइट एंगल है ही। और आपको दो सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी ये दिया ही हुआ है ओ डैश के रूप में और यहाँ पे ये लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर साइड है।
तो बस यही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर साइड जो कि MN स्क्वायर के इक्वली होगी। तो ये लेंथ का स्क्वायर मीन्स MN स्क्वायर इक्वल होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस मीन्स ओ डैश इसके स्क्वायर माइनस दूसरे परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर के, और दूसरी परपेंडिकुलर साइड क्या है, R1 + R2 है, दैट्स इट। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो यहाँ पे दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी के स्क्वायर में आप माइनस क्या करते हैं, दोनों सर्कल्स के रेडियस का डिफरेंस, ठीक है, और उसके स्क्वायर को, दो सर्कल्स के रेडियस के डिफरेंस के स्क्वायर को आप माइनस करते हैं दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी के स्क्वायर से। जबकि आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जब निकालते हैं तो ऐसे में आप दो सर्कल्स के रेडियस का एडिशन, दो सर्कल्स के रेडियस के एडिशन के स्क्वायर को माइनस करते हैं इस दो सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी के स्क्वायर से, और ऐसे में जो आपको वैल्यू मिलती है ये इन दोनों ही कॉमन टेंजेंट के स्क्वायर के इक्वल मिलते हैं। दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूला है, और जिसे लर्न करने के बजाय लॉजिकली आप फिगर के साथ दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन जैसे ही आए आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस आपको करनी होगी, फिर आपको जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही आइडिया लगेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट of two circles with radius 3 cm and 7 cm and whose centers are 24 cm apart। देखिए यहाँ पे आपको ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ क्वेश्चन जब ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट के लिए कह रहा है तो इसका मतलब ही है कि दोनों सर्कल्स कुछ दूरी पे बने हैं, मीन्स ना ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ना ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ जब दो सर्कल्स की रेडियस 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कह दिया, मीन्स इन दोनों का एडिशन 10 सेंटीमीटर है, और इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी 24 है जो कि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ। तो ऐसे में भी क्लियर है कि ये दोनों सर्कल्स दूरी पे बने हैं, ठीक। अब क्या है कि ये तो फिगर बनाने का मैंने तरीका हर एक पॉइंट बताया, वैसे आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ये बहुत ही सिंपल है। आप जान रहे हैं कि ये जो आपको एक रेडियस 7 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक, आप इसी को आगे बढ़ाइए, ये परपेंडिकुलर होगा ना इस पर, इसको आगे बढ़ाइए 3 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए। ऐसे में आप इसको यहाँ बी पॉइंट से मिला दीजिए तो आपको ये रेक्टेंगल मिलता है। और ऐसे में आपको ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, ये लेंथ इक्वल मिलती है इसके। तो इसके लिए मैं क्या करूँ कि सीधे सीधे मैं ये लेंथ फाइंड आउट कर लूँ, और क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म किया गया तो ये 90 डिग्री होगा ही। ऐसे में ये लेंथ जो है ये 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर मिला है। ये लेंथ मुझे 10 सेंटीमीटर का मिला है और ये लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, और सेंटर्स के बीच की दूरी आपको 24 सेंटीमीटर दे के रखा है। तो बहुत ही सिंपल है निकालना। ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप 24 इसके स्क्वायर में माइनस कर देंगे इस 10 के स्क्वायर से, तो आपको मिल जाएगा इस लेंथ का स्क्वायर जो कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर होगा। तो इसके लिए आपको रूट करना होगा कि आप स्क्वायर रिमूव कर सकें, और ऐसे में अब आपको जो वैल्यू मिलेगी ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ के इक्वल होगी। लॉजिकल वे में आप सारी चीज़ निकाल पा रहे हैं। आपको कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करने की, मतलब लर्न करके फार्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉजिकल हर एक फिगर अपने दिमाग में रखिए और उसके आधार पे सब चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप जान रहे हैं कि ये 24 का जो स्क्वायर है ये आपको मिलेगा 576, ठीक है, और आपको 10 का स्क्वायर मिलेगा 100 के। तो 576 में से 100 माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा 476।
और इसका रूट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 21.81 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, देयर आर टू सर्कल्स विच टच ईच अदर एक्सटर्नली। The radius of the first circle with center O is 17 cm and the radius of the second circle with center A is 7 cm. BC is the direct common tangent to these two circles where B and C are points on the circles with centers O and A respectively. The length of BC is, कह रहा है कि दो सर्कल्स है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट पे टच करेंगे, ठीक है। और आपको कह रहा है कि ये जो दो सर्कल्स हैं जिसमें बड़े सर्कल का सेंटर O है और आपको इसका रेडियस 17 सेंटीमीटर दे के रखा है, और छोटे सर्कल का सेंटर A है जिसका रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे के रखा है। आपको बताना है कि इन दो सर्कल्स का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। आप जान रहे हैं दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल ही मिलेगी, और आपको ये भी पता है कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, आप जब सर्कल्स के सेंटर्स को मिलाएंगे तो वो उसी पॉइंट से होते हुए जाएगा। इस वजह से ये जिस पॉइंट पे टच किया है वहाँ से ये 7 सेंटीमीटर बना, और ये 17 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पे दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी मिली वो आपको 24 सेंटीमीटर मिल गई। 7 + 17, ये 24 सेंटीमीटर की ये दूरी मिल गई। आपको पता है कि आप छोटे वाले सर्कल के सेंटर पर से बड़े वाले सर्कल के रेडियस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इससे ये आपको रेक्टेंगल के रूप में मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गई। जब ये परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये रेक्टेंगल के रूप में मिलेगा, जिसमें कि ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की वो 7 सेंटीमीटर होगी, जिससे कि आपको जो बची हुई ये लेंथ है वो 17 - 7 मीन्स 10 सेंटीमीटर के रूप में मिलेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये लेंथ 24 सेंटीमीटर के रूप में दिया है और ये लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर के रूप में दिया है। आपको ये लेंथ बताना है क्योंकि ये लेंथ इक्वल होगी इस लेंथ की, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। फिगर में बहुत क्लैरिटी नहीं लग रही है, नहीं देखने में लग रहा है रेक्टेंगल है, बट है लॉजिकली हर एक चीज़ सही है। तो यहाँ पे ये लेंथ आपको इसके इक्वल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। आप जान रहे हैं ये 24 है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर लेंथ ये 10 सेंटीमीटर की है, मीन्स ये हाइपोटेनस आपको 24 मिला, ये आपको परपेंडिकुलर लेंथ इस राइट एंगल ट्रायंगल की 10 मिली, और आपको ये दूसरी परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इन द रूट ऑफ करेंगे 24 स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस एक परपेंडिकुलर साइड ये 10 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 576, और इसे माइनस करेंगे 100 से और आपको मिल जाएगा 476, जो कि अगर आप देख के ही समझ पा रहे हैं कि ये 4 से डिविजिबल है। तो मैं क्या करती हूँ, 4 से डिविजिबल है तो ये 476 में ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 4 × 119 इतने टाइम्स जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 2√119, जो कि आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दे के रखा है कि ये जो लेंथ है ये लेंथ आपको मिल जाएगा 2√119 सेंटीमीटर, जो कि इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ के इक्वल होगा। बहुत ही सिंपल था। देखा जाए तो आपको कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, आपको हर एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर रखना है, और कंसेप्ट क्लियर रखने के साथ आपको फिगर अपने दिमाग में रखना है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में ये फिगर बनाना ना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में फिगर देगा नहीं और आपको बनाना भी ना पड़े, वो बेस्ट रहेगा।
बस आप फिगर अपने दिमाग में रखिए, आप उसके आधार पे ही जस्ट क्वेश्चन पढ़ के अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में वैल्यू निकलेगी। बस थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी जो आप कर लीजिएगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। देखिए इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस अच्छी बना के रखिए। और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट P. AB is a direct common tangent to the two circles. A and B are points of contact and angle PAB equal to 40 degree and the measure of angle ABP is. आपसे कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं P पॉइंट पे। आपको पता होगा कि जब भी दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करेंगे तो एक ही पॉइंट पे टच करेंगे जो कि यहाँ पे पॉइंट P दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि इन दो सर्कल्स का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AB है जो कि एक सर्कल के यहाँ A पॉइंट पे टच कर रहा है और दूसरे सर्कल पे यहाँ B पॉइंट पे टच कर रहा है। आपसे कह रहा है कि PAB ये एंगल 40 डिग्री का है और आपको बताना है कि एंगल ABP मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का होगा। आपको ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जब भी दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पे ये जो ट्रायंगल फॉर्म होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इस वजह से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस वजह से जब ये 40 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का। कोई मतलब ना हैवी कोई कैलकुलेशन, ना ज़्यादा कोई टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही आप सही ऑप्शन पे टिक लगा दें, ऐसा क्वेश्चन है। आपको कंसेप्ट मैंने बताया था कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो ये जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ये दो सर्कल्स एक दूसरे को, तो ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये तो आपस में इक्वल होगा ही। साथ में ये जो तीसरा टेंजेंट है जो कि दोनों सर्कल्स के टच पॉइंट से ही यहाँ पे गया है, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी इन दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ के इक्वल होगी। और साथ में आपको ये पता है कि ये जो लेंथ होगी, जैसे ये P ले लें और ये Q ले लें, तो ये जो PA की लेंथ होगी वो इक्वल होगा, सॉरी P तो ऑलरेडी है ना, तो मैं यहाँ पे R ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये RA की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी RP के इक्वल और वह इक्वल होगी RB के इक्वल। क्लियर है ना कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट पर से आपको ये दोनों ही लेंथ आपस में इक्वल मिलती है, दोनों ही जो टेंजेंट्स हैं ये इक्वल मिलते हैं। इस वजह से RA इक्वल होगा RP के और RB इक्वल होगा RP के। ऐसे में ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो अगर मैं R रेडियस के रूप में ले लूँ ये तीनों लेंथ को और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करूँ, तो ये क्या है, यहाँ पे ये सर्कल का डायमीटर मिलेगा मुझे AB और ये सर्कल के सरकमफ्रेंस ये पॉइंट P पे यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। किसी को डाउट नहीं है, यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 40 डिग्री है तो ये एंगल 50 डिग्री का ही होगा। मैंने एक्सप्लेनेशन टाइम पे कहा था कि यहाँ छोटे छोटे पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल तरीके से आपके रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट हो गई। बस कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी था। तो मैं समझ रही हूँ कि आपको आज के बताए हुए सारे कंसेप्ट क्लियर समझ में आए हैं। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर से पूछिएगा, मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि आज का जितना भी कंसेप्ट है ये आप इस पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का आने ही आने, इससे ज़्यादा आएंगे कम नहीं आएंगे। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे, और कोई भी डाउट हो या आपके अपने कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन को मैं एज अ होमवर्क आपको देती हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन